अगर मैं आपसे कहूँ कि नेपाल के पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचने के लिए ना कोई रोड है, ना होटल और ना ही मोबाइल नेटवर्क, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ वही लोग पहुँचते हैं जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। और आज मैं भी उसी अनजानी मंजिल की तरफ निकल पड़ा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्रैक मेरी हिम्मत, मेरी ताकत और मेरे हौसले की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अब थोड़ी हिम्मत दिखी है, कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा 5 घंटे 4 घंटे। ये कहानी है बुकीपाटन की। पिछले एपिसोड में मैं धोरपाटन पहुंच गया था, लेकिन मेरी असली मंजिल अभी बाकी थी। रास्ते में कुछ लोग मिले थे जिन्होंने मुझे इनवाइट करा एक फंक्शन में। वो कंपा यहाँ चलता है? कंपा चलता है भाई इधर। अंबानी जी तो छाए हैं, नेपाल में भेज दिया ऑरेंज फ्लेवर। ये मेरा फेवरेट है, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे यहाँ मिल जाएगा। मैं उस रास्ते से आया हूँ, वो जो दिख रहा है ना घाटी, वहीं से मैंने एंट्री ली है। और नीचे देखो खाए पूरी भाई, एकदम कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। और ये छोटे छोटे फूल आप देख रहे हो, ये जस्ट अभी निकलना शुरू हुए हैं। जुलाई के महीने में यहाँ पूरी वैली में फ्लावर ही फ्लावर होंगे। सो जुलाई बेस्ट मंथ है यहाँ विज़िट करने के लिए, क्योंकि पूरी वैली कवर हो जाएगी फ्लावर से। बहुत ही मस्त लग रहा है। पहले फ्रेश हो जाता हूँ, फिर इससे थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ। बाकी रास्ता बहुत ही खूबसूरत है यहाँ तक आने का। वैसे तो मेरा प्लान था नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेक करने का, लेकिन मैंने सोचा कि अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, मेरे पास पूरा दिन है, तो क्यों ना मैं आज ही ट्रेक स्टार्ट कर दूं। फिर मैंने एक होटल ढूंढा अपनी बाइक और सामान रखने के लिए, और दूसरी बात मैंने परमिट बनवाई। अभी इधर रख दिया सारा सामान, दोनों बैग यहाँ की। अच्छा ये और बंद होकर रखा है, तो ये सेफ रहेगा। इधर अपनी बाइक हो गई एकदम खाली। धोरपाटन का हंटिंग रिजर्व, और इधर कुछ म्यूजियम बना रखा है, चेक करते हैं क्या है। इधर आपको 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्प्रेड हुआ है। पूर्वी रुकुम, ईस्ट रुकुम 60%, बागलुङ 26% एंड मैगदी 14%। एंड बेसिकली हम लोग ये 4 एनिमल को अथॉरिटीज देते हैं हंटिंग के लिए, शिकार के लिए। एंड ये शिकार करने के लिए 7 कंपनी है हमारे पास रजिस्टर्ड। इनके पास लाइसेंस होता है, एंड इन लाइसेंस होल्डर कंपनी वालों ने अपना क्लाइंट बनाता है हंटर। एंड उसके थ्रू हमारा डिपार्टमेंट, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, वो काठमांडू में है। उसने ईयरली 2 टाइम्स हंटिंग करने के लिए परमिट देता है। एंड ये कंपनी वाले ने टेंडर उधर डालता है। एंड इसका वो है ना, इसका रेट हंटिंग के लिए रेट है ये 1,50,000 से स्टार्ट होता है। और इन लोग कंपनी में जिन कंपनी ने ज्यादा अमाउंट डाला उसको मिलता है वो कोटा। एंड क्लाइंट बना के वो इधर आके, ये 7 ब्लॉक है हमारे पास। 7 ब्लॉक में कौन सा ब्लॉक में ये उसका टेंडर मिलता है, वही ब्लॉक में जाके वो हंटिंग करते हैं। थैंक यू। सो ये नेपाल का एकमात्र हंटिंग रिजर्व है जहाँ पर आपको शिकार करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप फ्रीली शिकार कर सकते हैं। तो क्या है पूरा प्रोसेस आपने समझ लिया होगा। सो चलते हैं आगे। पाटन में 2 जगह आपको टिकट लेना पड़ेगा। पहला तो जब धोरपाटन एंट्री लेंगे तो ये जो पूरा एरिया है ना, उसमें आपको विजिट करने के लिए अलग परमिट लगेगी। और आगे अगर आप बुकीपाटन तक आप जाते हैं या उसके ऊपर जाते हैं, कैंपिंग अगर आप करते हैं, याद रखिएगा अगर आप कैंपिंग करते हैं तो आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने अभी बनवाया है। ये क्या कहते हैं, धोरपाटन शिकार आरक्षण कार्यालय बागलुङ से बनेगा। ये उसके अंदर ही है, उस पूरे एरिया के अंदर ही है। तो सब कुछ सेटल करते करते मुझे लगभग 2 घंटा हो गया।
बाइक अपनी उधर पार्क कर दी है जहाँ मैंने पहले करी थी, और इस तरफ सामान रख दिया है। इनको आपको 200 रुपये देना पड़ेगा सामान रखने का, फिर आप आएंगे तो आपका सामान सेफ रहेगा, है ना। फिर 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी बड़ी बात है। तो अभी यहाँ से निकलूँगा, परमिट वगैरह बना लिया है सब कुछ, मैगी बन रही है खा के, फिर यहाँ से निकलूँगा ट्रैकिंग के लिए। 13-14 किलोमीटर का रास्ता है, देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। और इसीलिए अभी जा रहा हूँ ताकि आज का दिन वेस्ट ना हो। सो नाइट स्टे करेंगे हम बुकी में, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आगे जाएंगे। देखते हैं नज़ारा कैसा होगा। अभी तो सारा फॉग हो रखा है ऊपर। रास्ते में मिलने वाले लोग शायद मुझे नहीं जानते थे, लेकिन उनकी एक मुस्कान ने सफ़र को और भी अपना बना दिया। इन पहाड़ों में ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन चेहरों पर सुकून शहरों से कहीं ज़्यादा नज़र आता है। अब असली चढ़ाई शुरू होने वाली थी, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे ये सफ़र कितना मुश्किल होने वाला है। सो हम लोगों ने जो सेकंड वाली परमिट ली थी ना, वो यहाँ दिखाएंगे, देन आगे जाएंगे। ये चीज़ ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एंट्री अगर होती रहेगी तो इन केस आप मिस हो जाते हो, वापस नहीं आते, तो पता चलेगा कि लास्ट चेक पोस्ट क्या था आपका। ठीक है, बाय बाय। ट्रैक की शुरुआत हुए अभी कुछ ही देर हुई थी, और इसी बीच मेरी मुलाकात 2 नेपाली दोस्तों से हुई। उनकी मंजिल भी वही थी, बुकीपाटन। हमारे सादा भाई का जो भी भलक देखेगा वो लोग को है मेरी तरफ से। ओके गाइस, सुलुलुलु। 1 किलोमीटर भी नहीं पड़े कि जैकेट उतर गई। ठंडी हवा चल रही है फिर भी जैकेट उतर गई भाई साहब। कितना किलोमीटर है दाई? कितना घंटा लगेगा? 6-7 घंटा पहुंचने में ना। हालत ख़राब होने वाली है भाई साहब। अभी हमें बहुत दूर जाना है, लेकिन विजुअल्स इतने खूबसूरत दिखने लगे ना कि अंदाज़ा होने लगा है कि ऊपर के नज़ारे और भी अच्छे होने वाले हैं। ये फूल मेरी YouTube फैमिली के लिए अच्छे लग रहे हैं ना, और भी फूल भेजते रहेंगे हम आपको। रास्ता धीरे धीरे और मुश्किल होता जा रहा था। तभी मेरी नज़र एक बुजुर्ग नेपाली माँ पर पड़ी। पीठ पर भारी बोझ लिए वो बिना किसी शिकायत के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही। पहाड़ों ने मुझे एक और सबक सिखाया, ताकत हमेशा जवानी से नहीं आती। बारिश होने लगी थी। अगर इस ट्रैक पे आप आ रहे हो तो रेनकोट रखना मस्ट। पहाड़ों का सफ़र सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का नाम नहीं होता, यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी मिल जाती है। उस अनजान गीत के बोल तो मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसकी मिठास ने पूरे रास्ते का माहौल ही बदल दिया। कुछ ही मिनटों में हल्की बूंदें तेज़ बारिश में बदल गई। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, चलते रहना। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, वैसे वैसे पहाड़ों का असली रूप सामने आने लगा। हर मोड़ के बाद लगता था इससे खूबसूरत नज़ारा और क्या होगा, लेकिन अगला मोड़ हर बार मुझे गलत साबित कर देता। हाँ। किसमें आए हो? बाइक में? बाइक। दूर तक फैली हरी भरी घाटियाँ, बादलों से लिपटे पहाड़ और उनके बीच से गुजरती हुई पतली सी पगडंडी। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर यहीं बना दी हो। और वो जो हम आपकी
और सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना एकदम कोने पे, ये है टीकाधारा, और ये हैं पहाड़ों के हीरो, है ना, माउंटेन्स, हीरोज ऑफ माउंटेन्स। Tikadara, it's Bukit Patong. Oh, sorry, Bukit Patong. But we will stay here, ना? हाँ, ये सुकून देने वाली बात है कि हम यहाँ स्टे करेंगे। लोग अक्सर सवाल करते हैं ना, क्या मिलता है इतनी दूर जाके। मैं कहता हूँ ये मिलता है, ये जो आप नहीं पा सकते घर बैठ के। अगर आपको सुकून चाहिए और ऐसा वेदर चाहिए, ऐसे नज़ारे चाहिए जो दिल को खुश कर दे, सो आपको बुकी पाटन का ट्रेक करना चाहिए, रिकमेंडेड है। अब थोड़ी हिम्मत दिखी है, कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा 5 घंटे 4 घंटे। मैं सुनते सुनते थक गया, ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। कई घंटों की लगातार चढ़ाई, बारिश और थकान के बाद आखिरकार मैं बुकी पाटन पहुंच गए। और ये है गरपा छेड़ा, हाई एल्टीट्यूड गोथ ताता टेंट स्टे। ओ भाई साहब, सच कहूँ इस जगह तक पहुँचना जितना मुश्किल था, यहाँ का पहला नज़ारा उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। चारों तरफ हरी घास के मैदान, ठंडी हवा और बादलों के बीच बसा ये छोटा सा संसार। देखा अन्नपूर्णा, माचापुचरे, धौलागिरी 1 2 3 4 5 सब दिखेगा। ये बादल हटता है तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, बाकी नज़ारा खूबसूरत है। मेरे सर में दर्द होने लगा। मुझे लगता है हाई एल्टीट्यूड की वजह से, क्योंकि इस वक्त हम 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। 4000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर। तो ये है पूरा बुकी पाटन, और यहाँ पर ये है मेन टेंट, यहाँ ही अंदर सब बैठे हैं और कई सारे टेंट लगे हैं इधर। अब सोचो यहाँ पर सामान लाना कितना मुश्किल है, यहाँ पर सरवाइव करना कितना मुश्किल है। बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडक है, बहुत ज़्यादा। अंदर ही बैठना पड़ेगा वरना बगैर फ्रीज़र के आइसक्रीम जमेगी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यहीं धीमा पड़ गया हो। कलेजी, कलेजी। यहाँ हर चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। कोई दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, तो कोई गर्म चाय का मजा ले रहा था, और कोई बस खामोशी से इन पहाड़ों को देख रहा था। आज की रात मेरा भी घर यही था। इतना लंबा सफ़र करके मैं बहुत थक गया था और अब वक्त था कुछ गर्म खाने का। यहाँ हर चीज़ शहरों से अलग है और शायद इसी अलगपन में इस जगह की असली खूबसूरती छुपी है। टेंट के अंदर मेरी नज़र एक और चीज़ पर पड़ी, बिना किसी फ्रीज़र के सूखा हुआ गोश्त लटकता हुआ। इन ऊंचाइयों पर लोग मौसम और पुराने तरीकों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ चीज़ों को संभालने के तरीके भी पहाड़ों की तरह अलग हैं। पूरे दिन की ट्रैकिंग के बाद ये सादा सा खाना भी किसी दावत से कम नहीं लग रहा था। कभी कभी भूख ही खाने का सबसे अच्छा स्वाद बना देती है। आज का दिन बहुत लंबा था और कल सुबह हमें टीकाधारा की तरफ निकलना है। तो अपना टेंट अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है भाई बोलने में। भाई साहब, माइनस में टेम्परेचर जाएगा आज की रात। कांप रहा हूँ मैं। फिलहाल गुड नाइट, कल मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ। गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ा थोड़ा सा सनराइज़ हो रहा है और हम चलेंगे अभी और भी ऊपर। और ऊपर जो मैंने शाम को आपसे बोला था, तो अभी चलेंगे टीकाधारा की तरफ। सामने पूरी रेंज दिख रही है। सुबह की पहली रोशनी के साथ बुकी पाटन में आज हमारा आखिरी दिन शुरू हो चुका था। लगभग 5 बज रही है, हम सारे हो गए हैं तैयार। कल तक जो रास्ते मुश्किल लग रहे थे, आज वही रास्तों पर एक अलग ही अपनापन महसूस हो रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों का नहीं था बल्कि यादों का भी था। मज़ा आ गया। अगर हम सुबह ट्रैक शुरू ना करते तो ये नज़ारा ना मिलता। सामने जो सारी पीक्स दिख रही हैं उनके बीच से सनराइज़ हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जो पूरा बुग्याल है ना,
अब और भी सुंदर लगने लगेगा। यहाँ तक आना तो मुश्किल है, लेकिन इन नज़ारों की वजह से सब वसूल हो जाता है। नेपाल में ऐसी ढेर सारी और भी जगह हैं, ये तो उनमें से एक है, लेकिन ABC हो गया और भी कई सारी जगह हैं। अगर हम वहाँ विज़िट करते हैं तो हमें लैंडस्केप बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। सफ़र मुश्किल था लेकिन आसान हो गया, नामुमकिन नहीं था। कदारा पहुंचने का फाइनल स्टेप है वो, देख रहे हो आप, यहाँ से हमें ऊपर जाना है, देन हम पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। मुश्किल नहीं लग रहा क्योंकि कई लोग चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रास्ता बना हुआ है। सो देखते हैं। तो ये है वो ट्रेल जहाँ से मैं भी ऊपर आया हूँ। भाई साहब, यहाँ खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा तो एहसास हुआ कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत तो उस तक पहुँचने का सफ़र था। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस नज़ारे को देख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। सफ़र की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ जगह नहीं होती, बल्कि वो लोग होते हैं जो उस सफ़र को यादगार बना देते हैं। एक कप गरम चाय, दोस्तों की हंसी और सामने हिमालय, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बुकीपाटन ने मुझे सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं दिए, बल्कि कुछ ऐसी यादें भी दी जो शायद ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगी। अगर आपको भी ये सफ़र पसंद आया हो तो अगले एडवेंचर में भी मेरे साथ ज़रूर चलना। समरो नंबर क्या है जाई? मेरा नंबर 97 हाँ 610 हाँ 79 हाँ। 218। अगर किसी को ट्रैक करना है दोरपाटन का, सॉरी ये बुकीपाटन का, और उसके ऊपर टिकादारा, तो ये इनका नंबर है, मैं मेंशन कर दूंगा। और उसके अलावा आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप चलता है उस पर? चलता है। व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा इधर का सीज़न होगा आप इनसे पूछ के आओ, ये बंदा यहाँ पर रहेगा और आपके लिए आसानी होगी। आप जस्ट कॉल मिलाओ, पूछो कि मौसम कैसा है, आने लायक है नहीं है, फिर ये आपको सजेशन देंगे। बढ़िया रहेगा, जिससे आपका ट्रैक आगे स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तक आने के बाद अगर आप फंस गए मौसम की वजह से तो फिर बेकार हो जाएगा। कुछ सफ़र ख़त्म नहीं होते, वो सिर्फ यादों में बस जाते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में।